हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स नेशनल टेस्ट अभ्यास क्वेश्चंस या शॉर्ट में हम कह सकते हैं एनटीए मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। तो हमने आप लोगों की क्विक रिवीजन के लिए जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन के लिए कुछ एनटीए के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है सो दैट कि आप चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को देख सकें, आप इनके साथ स्टडी कर सकें और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रुप 18 पी ब्लॉक 11 जो कि क्लास 12 का पार्ट है। और इसमें आज हम करेंगे क्या? हम लेंगे 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन मॉक टेस्ट्स में गिवन है और उनकी हेल्प से हम पूरा का पूरा ग्रुप 18 एलिमेंट्स का टॉपिक रिवाइज करेंगे। सो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये क्विक रिवीजन अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। और साथ ही में आप देख पाएंगे कि एनटीए आपसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। राइट, सो आई होप ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। एंड आई होप कि आप ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं और आप बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे ट्रिक्स सीखने वाले हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को याद करने वाले हैं और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बट बिफोर दैट एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को प्लीज जरूर रीड कीजिएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में जैसे जैसे आप क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक क्वेश्चन को देखो, मैं उसको आपके लिए रीड करूंगी, तो आप उस क्वेश्चन को वहां पे जब वो रीडिंग खत्म हो तो पॉज करके उसको खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करके अपना आंसर चूज कर लीजिए और फिर आगे की डिस्कशन उसकी सोल्यूशन देखिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आज का, द चार्ज ऑन PtCl6 species in O2 PtCl6 and XePtCl6 is +1 +1 +1 and +2 +2 +2 -1 -1। तो आप लोग यहाँ पे अपना लेक्चर पॉज करके खुद से अपना आंसर चूज कीजिए पहले और फिर सोल्यूशन को देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी चॉइस। PtCl6 पे दोनों ही मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज होगा वो होगा -1। अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दोनों ही मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे कि O2 PtCl6 में वी विल बी हैविंग द मॉलिक्यूल एज O2 PtCl6 जिसपे O2 पे प्लस चार्ज होगा और PtCl6 पे -1 चार्ज होगा। सिमिलरली O2 को अगर आप जीनॉन के साथ रिप्लेस कर दोगे तो जीनॉन पे प्लस चार्ज और PtCl6 पे -1 चार्ज। तो दोनों ही स्पीशीज में PtCl6 पे -1 चार्ज है। अब यहाँ पे बात यह है कि हमने इसको अपना पहला क्वेश्चन क्यों लिया? हमने इसको अपना पहला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि XePtCl6 वो पहला मॉलिक्यूल है जो कि एक जीनॉन का कंपाउंड है। जीनॉन एक नोबल गैस है और हम ये मानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, दूसरे सब एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते, मगर XePtCl6 एक पहला मॉलिक्यूल है जो कि एक नोबल गैस का कंपाउंड है। आपको उसकी जल्दी से एक ब्रीफ हिस्ट्री दूं तो एक मार्च 1962 नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया विच वाज O2 प्लस PtF6 नेगेटिव, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये एक कंपाउंड उन्होंने बनाया। अब इस कंपाउंड की खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि ये बना था ऑक्सीजन और PtF6 के रिएक्शन के साथ, ठीक है। और उसमें क्या यूज किया उन्होंने? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया जब ये कंपाउंड बना कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज 1175 किलो जूल पर मोल। प्लीज नोट यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ जीनॉन। तो जीनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 1170 किलो जूल्स पर मोल। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये ऑक्सीजन PtF6 के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जीनॉन के साथ बनाएं, क्योंकि दोनों की ही फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ऑलमोस्ट सेम है।
तो उन्होंने बहुत सारा एफर्ट किया और उन्होंने सेम तरह का कंपाउंड ज़ीनॉन में साथ भी बनाया, और उस कंपाउंड कैसा स्ट्रक्चर था, दैट वाज Xe प्लस PtF6 नेगेटिव, और ये भी एक रेड कलर का कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पहला नोबल गैस का कंपाउंड बना, और वो नोबल गैस कौन सी है, ज़ीनॉन। तो ज़ीनॉन ही जनरली ऐसी एक नोबल गैस है जो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करती है। क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड्स हैं, बट जनरली ज़ीनॉन के कंपाउंड्स देखते हैं, और ज़ीनॉन के भी जो हम कंपाउंड्स देखते हैं, दे आर विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हम ज़ीनॉन के कंपाउंड्स देखते हैं। तो हम अब देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में उन कंपाउंड्स को भी। सो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्टली रिलेटेड टू ज़ीनॉन। तो ज़ीनॉन F2 के साथ रिएक्ट करता है इन 1:20 की रेशियो टू फॉर्म XeF6, जो कि हाइड्रोलिसिस पे ज़ीनॉन देगा। Xe अगर एक्सेस में हो और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करे इन द रेशियो 2:1, तो वो फॉर्म करेगा XeF2, अगेन हाइड्रोलिसिस पे वो ज़ीनॉन देगा। ज़ीनॉन कंबाइन कर रहा है फ्लोरीन विद 1:20 रेशियो फॉर्मिंग XeF6, वो फर्दर SiO2 के साथ रिएक्ट करके ज़ीनॉन देगा, या ऑल ऑफ दीज दे आर करेक्ट। तो ये आपको पहले चूज करना है अपना आंसर, और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, और इनफैक्ट मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक्स, स्टोरी सॉर्ट ऑफ थिंग बताऊंगी, जिससे आप इन चीजों को याद रख सकें। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी चॉइस। बी चॉइस कैसे आई ये मैं आपको समझाती हूँ। इसमें यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस हैं। पहले ज़ीनॉन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, और एक फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाना, और फिर उसके बाद इनफैक्ट तीन तरह की रिएक्शन है, और एक है फिर इन फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस, या इस फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का SiO2 के साथ रिएक्शन। तो ये हमारे पास तीन रिएक्शंस हो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होगी। तो हम इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो है कि ज़ीनॉन और फ्लोरीन किस रेशो में कंबाइन करके कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ज़ीनॉन अगर एक्सेस में हो, या आप कह सकते हो जनरली 2:1 की रेशो हो, जहां पे ज़ीनॉन की रेशो इज गोइंग टू बी ट्वाइस दैट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, 2:1 का रेशो, तो वो फॉर्म करेगा XeF2, राइट। उसके बाद अगर ये रेशो 1:5 की होगी, तो ये फॉर्म करेगा XeF4, और अगर ये रेशो 1:20 की होगी, तो ये फॉर्म करेगा XeF6। तो आप इसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ज़ीनॉन अगर ज्यादा होगा तो फ्लोरीन के एटम्स उस मॉलिक्यूल में कम होंगे। हमने उस रेशो को थोड़ा सा बढ़ाया तो फ्लोरीन के एटम्स बढ़ गए, और रेशो को और ज्यादा फ्लोरीन की तरफ बढ़ाया तो सबसे ज्यादा हो गई। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ज़ीनॉन एक्सेस में तो F2, अगर ज़ीनॉन 1:5 की रेशो में है तो XeF4, और अगर जो रेशो है वो 1:20 है, तो दैट विल बी फॉर्मिंग XeF6। और अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ज़ीनॉन और फ्लोरीन 1:20 की रेशो में XeF6 फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही बात। ज़ीनॉन अगर एक्सेस में होगा और जो रेशो होगी दैट विल बी 2:1 विद फ्लोरीन, तो ये फॉर्म करेगा XeF2, ये भी सही है, और तीसरा वाला भी सही है। इसका मतलब है कि इस पार्ट की जो तीनों रिएक्शंस हैं वो तो सही हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि अब इन फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो लेट अस सी दैट। सबसे पहले हमारे पास है XeF2 की वाटर के साथ रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, जहां पे भी वाटर का एडिशन होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, उसके अंदर फॉर्म होगा ज़ीनॉन, HF और ऑक्सीजन। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो, इसमें याद आप ये रखो कि आपके पास ये हाइड्रोजन है वाटर में, और ये फ्लोरीन है। ये दोनों आपस में कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दैट इज HF। ठीक है, हाइड्रोजन इधर से आया, इधर से फ्लोरीन आया, और दोनों ने कंपाउंड फॉर्म कर लिया। और उसके बाद जब इन दोनों ने कंपाउंड फॉर्म कर लिया, तो पीछे क्या रह जाएगा, फ्लोरीन ने कंपाउंड फॉर्म कर लिया तो ज़ीनॉन, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और इधर हाइड्रोजन वाटर में से निकल गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास तीन कंपाउंड्स है जो कि XeF2 और वाटर की रिएक्शन से बनते हैं।
HF इन दोनों कंपाउंड्स को ब्रेक करने से इन दोनों ने अपने में पार्टनरशिप कर ली और बेचारा जीनॉन और बेचारा ऑक्सीजन पीछे अलग अलग रह गए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बने। उसके बाद अगर हमारे पास यही रिएक्शन HCF4 और वाटर में होगी तो क्या करेंगे? अगेन हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या करेंगे? एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। उन्होंने पार्टनरशिप बना ली। अब पार्टनरशिप बनाने के बाद क्या रह गया? वेल, हमारे पास रह गया Xe और इधर से रह गया ऑक्सीजन। तो हमने Xe भी बना दिया और ऑक्सीजन भी बना दिया, मगर कहीं पे घूमते फिरते ये लोग आपस में मिल गए और मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, एक बैठ के चाय पी और इनके बीच में भी एक फ्रेंडशिप डेवलप हुई और एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज XeO3। ठीक है, तो क्या बना? हाइड्रोजन और फ्लोरीन से HF, जीनॉन पीछे रह गया था, ऑक्सीजन पीछे रह गया था, वो भी बने और फिर उन्होंने मिलके बैठ के चाय पी, आपस में बातचीत की कि ये तो H और फ्लोरीन बहुत खराब है और उन्होंने उनकी पार्टनरशिप से बनने वाला कंपाउंड XeO3। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? XeF6 और वाटर। अगेन हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने तो कंपाउंड बना लिया और जीनॉन और ऑक्सीजन पीछे रह गए थे, बट अब वो कहते कि हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हम भी अपने आप में कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो उन्होंने कौन सा कंपाउंड फॉर्म किया? XeO3। अब जीनॉन और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में भी एक कंपाउंड है XeO3, राइट? तो XeF2 और वाटर से HF बना, जीनॉन बना, ऑक्सीजन बना। XeF4 और वाटर से HF बना, जीनॉन बना, ऑक्सीजन बना और इन दोनों से एक और कंपाउंड बना, वो है XeO3। और XeF6 और वाटर से HF बना और अब जीनॉन और ऑक्सीजन सारे का सारा मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, वही वाला कंपाउंड, दैट इज XeO3। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स अच्छे से याद हो गए। अब हमारे पास अगला एक रिएक्शन में जो रह गया है वो है रिएक्शन SiO2 और XeF6 की, तो वो भी आपको बता देती हूँ। FeX6 और SiO2 जब कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं XeOF4 और SiF4। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट इन दोनों रिएक्शंस को थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में अब आप देख सकते हो कि XeF6 के हाइड्रोलिसिस पे जीनॉन नहीं मिलेगा, XeF2 के हाइड्रोलिसिस पे आपको जीनॉन मिलेगा, XeF6 और SiO2 के रिएक्शन पे भी आपको जीनॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो है बी चॉइस। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को आगे थोड़ा सा हम डिटेल में अगले क्वेश्चन में और डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, तो वो ये है कि XeF6 SiO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। SiO2 क्या होता है? सिलिका, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, दैट इज ग्लास। ठीक है, तो ग्लास क्या होता है? सिलिका। तो इसका मतलब है कि अगर ये SiO2 के साथ रिएक्ट कर सकता है तो वेल हमें इसको ग्लास कंटेनर्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये रिएक्शन XeOF4 पे रुकती नहीं है, ये आगे जाती है XeO3 तक ही प्रोसीड करेगी ये रिएक्शन। अभी आपको समझाती हूँ कैसे। और ये जो XeO3 है ये एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है, तो एक्सप्लोसिव कंपाउंड बन जाता है XeF6 का SiO2 के रिएक्शन के साथ भी, इसलिए इसे हम कभी भी ग्लास कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं। और XeF6 से XeO3 अगेन एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है, तो जनरली हम XeF6 का हाइड्रोलिसिस भी कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे मुझे आपको अच्छे से कुछ और समझाना है वो है कि XeF6 ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस विद वाटर प्रोड्यूस अ कंपाउंड X। ऑलराइट, जो हमने रिएक्शन देखी है वो है XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हमें क्या करना है? इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, कम पानी डालना है, फिर थोड़ा और पानी डालना है, फिर थोड़ा और पानी डालना है, सो दैट कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। तो अभी आपको क्या बताना है? XeF6 का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा वाटर के साथ तो वो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उस कंपाउंड को हमने कहा X, और यही कंपाउंड X फॉर्म हो जाएगा जब XeF6 सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपको बताना है कि ये कंपाउंड X क्या है।
क्या वो XeF4 है, क्या वो XeF2 है, क्या वो XeO3 है, या वो XeOF4 है। ठीक है, तो चलिए अब इस रिएक्शन को समझते हैं, बट उससे पहले आप खुद से अपना एक आंसर जरूर चूज कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। और अगर आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में SiO2 वाली रिएक्शन को याद कर लिया था तो आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी मालूम ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा कि XeF6 जब SiO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है SiF4 और साथ ही में XeOF4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। अब हमें यहाँ पे सीखना क्या है, हमें सीखना है XeF6 की हाइड्रोलिसिस को इन डिटेल। तो उसमें इन डिटेल में क्या है कि जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा XeF6 का, तो 1 मोल के लिए हमें 3 मोल वाटर के चाहिए। मगर हमें सीखना है कि जब 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, अगर 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, और 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले XeF6 में हमने 1 मोल वाटर डाला, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। ठीक है, तो हमने अभी सीखा था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या करते हैं, मिलके कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब समझो कि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके 2 HF फॉर्म कर लेगा। ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास बचेगा का एक Xe बचेगा, हमने Xe लिख दिया। एक ऑक्सीजन का एटम बचेगा, एक ऑक्सीजन लिख दिया। फ्लोरीन के 4 एटम बचेंगे, फ्लोरीन के 4 एटम लिख दिए, और हमारे पास एक कंपाउंड बन गया XeOF4। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2HF प्लस XeOF4। और अगर आप इसको इधर पैरेलल देखोगे तो आप देखोगे कि हमने वाटर की जगह पे SiO2 लिया है, यहाँ पे वाटर के साथ HF बना था, मतलब फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना था, तो यहाँ पे Si का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी SiF4। ठीक है, सिलिकॉन की वैलेंसी +4, तो SiF4 बनेगा। यहाँ पे भी XeOF4 बना था, तो यहाँ पे भी XeOF4 बनेगा। आपको सिर्फ उसको उसके बाद बैलेंस करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि अब आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी इससे याद कर सकते हो, और इसका प्रोडक्ट तो लिखना बहुत ही आसान है। सिंपली वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना दिया, 2 HF बन गए, और बाकी सब कुछ जो कुछ भी था उसको इकट्ठा जोड़ के लिख दिया, प्रोडक्ट बना दिया XeOF4। परफेक्ट, ऑलराइट। अब हम डालते हैं इसमें 1 मोल और पानी का। 1 मोल और पानी का डालेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन चुका है, पहले मोल के बनने के बाद XeOF4, राइट। तो XeOF4 में पानी डाला, अगेन 2 हाइड्रोजन है, उसके साथ 2 फ्लोरीन को कंबाइन करके फिर से 2 HF बना दो, और बाकी सारे प्रोडक्ट का इकट्ठा एक जगह जोड़ के लिख दो। वो क्या बनेगा, Xe, एक ऑक्सीजन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम O2, और 2 फ्लोरीन यहाँ पे बच जाएंगे तो F2। तो अगला कंपाउंड क्या बना, XeO2F2। अगर अब आपको कोई ये पूछे कि 2 मोल के बाद वाटर डालने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो XeF6 प्लस 2H2O हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4HF प्लस XeO2F2 ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम डालते हैं इसमें तीसरा मोल वाटर का। अब तीसरा मोल डाल के भी बिल्कुल यही करना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन है, इसके साथ 2 HF बन जाएगा, और बाकी सबको इकट्ठा करके लिख दिया Xe, और 2 ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन 3, और XeO3 हमारा कलरलेस एक्सप्लोसिव कंपाउंड बन गया। तो अब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। क्या होगी इसकी ओवरऑल रिएक्शन, वेल ओवरऑल रिएक्शन विल बी XeF6 plus 3H2 forming 6HF and XeO3। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, Xe 1 2 3 moles of water, 6 moles of HF and XeO3। ठीक है, और ये हमने पहले भी याद किया था कि किस तरीके से आप तीनों प्रोडक्ट्स को लिख सकते हो, XeF2 के साथ, XeF4 और XeX6 के साथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे हमने जो सिलिका के साथ प्रोडक्ट लिखा है, इसको भी आप एक पार्शियल
SiO2 की रिएक्शन प्रोडक्ट समझ सकते हैं। अब XeOF4 आगे SiO2 के साथ अगर कंबाइन करेगा तो सिमिलरली यहाँ पे वो भी XeO2F2 फॉर्म करेगा और साथ में SiF4 और बन जाएगा, और फिर XeO2F2 और SiO2 के साथ कंबाइन करेगा तो XeO3 और SiF4 फॉर्म हो जाएगा, और आप उसका भी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिला था कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो कंपाउंड बनता है वही इससे भी बनता है, वो कंपाउंड यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और इस हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर एम्बिएंट कंडीशंस द टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज्ड एज प्रोडक्ट्स इन द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो इज XeF6 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है P और साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हम इंटरेस्टेड क्या है कि ज़ीनॉन का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो पिछली रिएक्शंस में कि क्या बनता है। ठीक है, याद है, आप उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम इसका आगे फर्दर एक अल्कली हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो वहां पे कंपाउंड बनता है Q और स्लो डिस्प्रोपोर्शनेशन में वो आगे कुछ फर्दर कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो वो आपको बताने हैं कि कौन से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कितना नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 0, 1, 2 या 3। और ये जो रिएक्शन का पोर्शन है वेल ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, मगर क्योंकि एनटीए के मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपके लिए ये रिएक्शंस भी याद करनी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए हम ये आपके लिए एनटीए के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं, सो दैट कि जो कुछ भी इनमें एक्स्ट्रा देन एनसीईआरटी है वो भी आप साथ ही में याद रख सके और अपने एग्जामिनेशन में अगर वो क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो चलिए आप खुद से सोचिए पहले कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं या क्या आप चॉइस चूज करना चाहोगे, और फिर हम उसको रिएक्शंस को देखते हैं। तो वेल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी चॉइस। इसमें ज़ीनॉन के दो कंपाउंड्स बनेंगे, टोटल में दो कंपाउंड्स नहीं बनेंगे मगर ज़ीनॉन के दो कंपाउंड्स बनेंगे। ऑलराइट, तो उसकी आपको रिएक्शंस देख लीजिए। हमारे पास सबसे पहले XeF6 का जब हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो XeO3 और HF बना। अब आगे अगर हम इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो XeO3 का XeO4 नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? XeO4 नेगेटिव। और उसके बाद आगे ये फर्दर स्लो डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है अल्कली की प्रेजेंस में और ये फॉर्म करता है XeO6 नेगेटिव प्लस ज़ीनॉन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही कंपाउंड की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7, ठीक है, और यहाँ पे +7, this is going to be -2 into 4 -8, -8 will be equal to -1 and this is x, yes this will be +7। और उसके बाद इधर हमारे पास कितना होगा? -12 x इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास +11 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन, और एक तरफ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, सो दिस विल बी द रिडक्शन ऑफ ज़ीनॉन। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहाँ पे एक ही एलिमेंट की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। सो हमारे पास दो कंपाउंड्स बनेंगे ज़ीनॉन के, दैट विल बी XeO6 नेगेटिव प्लस ज़ीनॉन, और साथ में वाटर और ऑक्सीजन भी बनेगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस कि यहाँ पे दो कंपाउंड्स और बन रहे हैं, मगर यहाँ पे आपको एक तो 4 कंपाउंड्स की प्रोडक्ट्स के लिए चॉइस ही गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आपको सिर्फ ज़ीनॉन के कंपाउंड्स पूछ रहा था कि कौन से होंगे, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड्स हैं जो कि ज़ीनॉन के फॉर्म होंगे ऑन स्लो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक। तो प्लीज इसको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में साथ ही नोट कर लीजिए, सो दैट कि आप जब भी रिवाइज करें आप इस रिएक्शंस को याद करना भूलें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, और ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है
कि MF plus XeF4 is going to form A, where M positive is the alkali metal cation. The state of the central atom A and the shape of the species is going to be sp3d hybridization, trigonal bipyramidal geometry, sp3d3 or the distorted tetrahedron, sp3d3 and a pentagonal planar, and no compound is going to be formed at all. So आप लोग पहले खुद से इसको ट्राई कर लीजिए, बिकॉज ये एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन रिएक्शन है, तो इसका कंपाउंड आपको याद होना चाहिए कि क्या बनेगा. सो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी चॉइस. अब ये सी चॉइस कैसे है, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो कि याद रखोगे तो आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत आसानी से लिख लोगे. और वो बात क्या याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि XeF4 यहाँ पे एक फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा. फ्लोराइड का मतलब F नेगेटिव, ठीक है. तो ये फ्लोराइड को एक्सेप्ट करेगा. किससे एक्सेप्ट करेगा? अल्कली मेटल फ्लोराइड से. तो अल्कली मेटल के फ्लोराइड में से अगर F नेगेटिव निकल जाएगा तो क्या बचेगा? M पॉजिटिव. और XeF4 अगर F नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका क्या बन जाएगा? XeF5 नेगेटिव. ठीक है. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये जो XeF5 नेगेटिव बना उसमें जो सेंट्रल एटम है वो है जीनॉन, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, राइट. तो उसकी जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज गोइंग टू बी P3D3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. और उसके अकॉर्डिंगली जो मॉलिक्यूल की शेप होगी दैट इज गोइंग टू बी अ पेंटागनल प्लेनर शेप. 5 फ्लोरीन के साथ जीनॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा. 2 लोन पेयर होंगे जो कि अबव एंड बिलो द इक्वेटोरियल एक्सिस होंगे. इसलिए ये पांचों के पांचों और जीनॉन एक ही प्लेन में लाए करते हैं और पेंटागन फॉर्म करेंगे शेप. सो दैट विल बी अ पेंटागनल प्लेनर शेप. अब अगर आपको इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती है तो हमने इसका एक डिटेल्ड लेक्चर, इनफैक्ट बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डाले हैं और एक लेक्चर ऐसा भी डाला है जहां पे ट्रिक टू हाइब्रिडाइजेशन है. उसमें 2 ट्रिक्स हमने दी हैं और उन दोनों ट्रिक्स को यूज करके आप हाइब्रिडाइजेशन को बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं. आगे अपकमिंग क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोगों ने इस नोबल गैस के कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एनटीए के मॉक टेस्ट में गिवन है जो कि बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को यूज करते हैं. वहां पे मैंने एक ट्रिक को यूज करके हाइब्रिडाइजेशन को निकालना बताया भी है. मगर अगर आपको डिटेल में कुछ भी अंडरस्टैंड करना है या आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप हमारे केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट पे जाके इन सब लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी करके अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. ठीक है. तो ये हम कैसे ढूंढते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक ट्रिक आज के इस लेक्चर में भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगी. सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है XeF2 एंड AsF5 इन द रेशियो of 1:1 दिस अफोर्ड्स. तो मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा. ठीक है. XeF2 और AsF5 जब 1:1 की रेशियो में कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये आपको बताना है. तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि अगेन ये रिएक्शंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी चॉइस. इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज XeF पॉजिटिव एंड AsF6 नेगेटिव. अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट को देखो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे एक XeF2 था, अब इसमें से एक F नेगेटिव कम हो गया है और वो जो F नेगेटिव था वो कहाँ पे चला गया? AsF5 के पास, और उसने फॉर्म कर दिया AsF6 नेगेटिव. इसका मतलब है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में जीनॉन का जो कंपाउंड है वो एक फ्लोराइड डोनर की तरह एक्ट कर रहा है. जब यहाँ पे एक फ्लोराइड अल्कली मेटल का फ्लोराइड था तो जीनॉन का कंपाउंड कैसे एक्ट कर रहा था? एक फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह. अब यहाँ पे एक नॉन मेटल का फ्लोराइड आ गया तो ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है? वेल ये एक्ट कर रहा है एज अ फ्लोराइड डोनर. ठीक है. और फ्लोराइड डोनर की तरह एक्ट किया तो उसका एक F नेगेटिव कम हो जाएगा और वो दूसरी तरफ एड अप हो जाएगा. ठीक है. सो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो AsF5 के साथ है. सिमिलरली यहाँ पे एंटीमनी के साथ
का फ्लोराइड हो सकता है SpF5, PF5 भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूं कि XeF4 का कंपाउंड है, उसको आपने KF के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? वेल यहाँ पे पोटाशियम क्या है? अल्कली मेटल। तो यहाँ पे XeF4 कैसे एक्ट करेगा? एज अ फ्लोराइड एक्सेप्टर। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? K पॉजिटिव, ये अपना फ्लोराइड इसको दे देगा और इधर हमारे पास बन जाएगा XeF5 नेगेटिव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और अगर हमारे पास यही XeF4 हो और वो रिएक्ट कर रहा हो PF5 के साथ, तो क्या होगा? ये एक्ट करेगा एज अ फ्लोराइड डोनर। तो फिर क्या बन जाएगा? XeF3 पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको 6 भी कर सकती हूँ, इसको भी मैं 6 कर सकती हूँ। ओके, सो हम इसका 6 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो 6 बनाएंगे तो यहाँ पे जब ये एक फ्लोराइड लेगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे ये XeF5 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए कि क्या बनेंगे। अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ ये एक फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, और अगर एक नॉन मेटल का फ्लोराइड है तो ये एक फ्लोराइड डोनर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक ही कंपाउंड के साथ नहीं, कोई भी ऐसे फ्लोराइड कंपाउंड दिया हो सकता है और आपको उसका प्रोडक्ट बताना होगा। So question number 8, the shape of XeOF4 by VSCPR theory is trigonal, bipyramidal, square pyramidal, pentagonal pyramidal, octahedral। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस वाला पार्ट इतना ही है जो कि आपको नोबल गैसेस के कंपाउंड से रिलेटेड याद करना है, मगर उससे रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो हम अब वो क्वेश्चंस को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो आपको XeOF4 का शेप बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी चॉइस। इसकी जो शेप है दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। सो आप यहाँ पे उसको शेप को देख भी सकते हैं कि ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ एक इक्वेटोरियल प्लेन पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद एक लोन पेयर है और एक ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है जो कि आपके एक्सियल प्लेन पे लाई करेंगे। सो ये एक पिरामिड उसके ऊपर फॉर्म कर देगा। अगर आप इनको सबको ज्वाइन करोगे तो दैट विल बी फॉर्मिंग अ पिरामिड। और लोन पेयर को कभी भी हम शेप के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, सो इट विल बी अ स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है, as far as the geometry is concerned, it is going to be a octahedral geometry. तो चलिए अब मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करती हूँ जिससे आप जल्दी से मॉलिक्यूल्स की शेप बता सकते हैं, आप उनकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। वेल आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है वो कितने बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप वो देखोगे भी। लोन पेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो सब आप इस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो है फाइंडिंग द स्टीरिक नंबर। और स्टीरिक नंबर क्या होता है? वेल स्टीरिक नंबर वो नंबर ऑफ एटम्स है जो कि बॉन्डेड होंगे टू द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स अटैच टू द सेंट्रल एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ऑलराइट, और इससे हम VSCPR थ्योरी के अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को ढूंढते हैं। सो इसको हम कैसे ढूंढेंगे? वेल इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, दूसरा आप मेरे लेक्चर नंबर 29 या 30 है मोस्ट लाइकली, विच इज द ट्रिक्स टू प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। अब वो दूसरा जो ट्रिक है वहां पे उस लेक्चर में देख सकते हो। ऊपर मैं आपको आई बटन पे लिंक भी दे रही हूँ उसका, आप वहां पे भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो ट्रिक है वो है कि स्टेरिक नंबर को फाइंड करने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले n को हम 8 से डिवाइड करेंगे, विच विल बी इक्वल टू q प्लस आर बाई 2। अब ये n क्या है, q क्या है और r क्या है? वेल सबसे पहले n क्या है, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी वैलेंस कि जितने भी एटम्स है उन सब के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। अगर तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो दैट विल बी सफिशिएंट, अगर वो एक
नेगेटिव आयन है तो जितना भी उस पे चार्ज है वो ऐड कर दो, और अगर वो एक पॉजिटिव आयन है तो उतना नंबर ऑफ चार्ज उसमें से माइनस कर दो। अब ये जो n की वैल्यू है, प्लीज डू रिमेंबर कि ये इवन होनी चाहिए। अगर ये ऑड होगी तो आप इस ट्रिक को यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको मेरी दूसरी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी जो कि उस लेक्चर में गिवन है। ठीक है, ऑलराइट। अब हमने n ढूंढ लिया तो n को हमने 8 के साथ डिवाइड करना है। 8 के साथ डिवाइड करने पे आपके पास एक क्वेश्चन होगा, एक रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, मगर जो भी होगा वो 0 है या 1 है या 2 है, व्हाटएवर इट इज। ठीक, सो हमारे पास जो q आएगा, क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी गिविंग अस द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। कितने वो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है सेंट्रल एटम, और r से हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम r/2 कर देंगे तो उससे हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उन दोनों का सम टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा स्टीरिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टीरिक नंबर आएगा 2 तो उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर इसका 3 आएगा तो मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो sp2। अगर 4 आएगा तो sp3। 5 स्टीरिक नंबर आएगा तो sp3d। ऐसे अगर 6 आएगा तो sp3d2, और अगर 7 आएगा तो sp3d3। ठीक है, सो हमें ये स्टीरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन से आप सब जानते हो कि हमें ज्योमेट्री मालूम हो जाती है, और हमें अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम होगा तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप मेरे बॉन्डिंग वाले लेक्चर्स में उसको जरूर देख सकते हैं। गुड। सो हम कैसे ढूंढेंगे कि XeOF4 की शेप क्या होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है स्टेरिक नंबर जो कि है n/8 इक्वल टू q प्लस r/2। तो इसमें n क्या होगा? वेल हम ढूंढते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जीनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर 4 एटम्स हैं तो 4 into 7, इसका टर्म टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 42। अब 42 को आपको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? 5। 8 5s are 40, रिमाइंडर आएगा 2। r/2 किया तो 2/2 आएगा 1। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5 और r/2 है 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा स्टीरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 का मतलब है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे मिलेंगी हमें? जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp3d2 की। ठीक है, तो 1 3 4 और 2 6। ठीक है, तो ये स्टेरिक नंबर 6 के अकॉर्डिंगली हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? वो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा? हमारे पास 4 बॉन्ड्स, अगर ये सारे के सारे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो 4 होंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे और 2 होंगे एक्सियल, एक ऊपर एक नीचे। और अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे लगेगा कि ये एक ऑक्टाहेड्रॉन है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ये तब पॉसिबल है अगर सारे के सारे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर है। अगर एक लोन पेयर होगा तो उसकी यहाँ पे एक बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर आ जाएगा, एक बॉन्ड की तरफ लोन पेयर आ जाएगा, तो ये अब एक ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं रहेगी, ये शेप बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल शेप, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे XeOF4 के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी बनेगी स्क्वायर पिरामिडल शेप। अब हमें कैसे मालूम लगा कि ये एक डबल बॉन्ड है जीनॉन के साथ? सो ये भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए कि यहाँ पे इसने 5 बॉन्ड बनाए थे। ठीक है, जीनॉन ने 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए थे, तो 1 2 3 4 फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, और एक इसके पास आगे लोन पेयर। अगर अब आप काउंट करो कि जीनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 5 बॉन्ड बने और 6 और 7 लोन पेयर में चले गए, तो एक और अभी भी इलेक्ट्रॉन उसका बाकी था। वो जो बाकी वाला इलेक्ट्रॉन है वो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके जल्दी से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने आप से।
So question number 9, the number of bond pairs is X and lone pair is Y on xenon in XeO3F2 and the sum of X and Y is going to be dash. ठीक है, सो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने XeO-F4 में किया, आपको बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है, तो आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका स्टीरिक नंबर ढूंढेंगे XeO3F2 का, और फिर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसके नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स ढूंढ के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी तरह का क्वेश्चन उस पे हम आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को यूज करके सबसे पहले हमने N ढूंढना। N ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के 7 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल आएगा 40। 40 को अब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब है इसने 5 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारे पास जो स्टीरिक नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5, और हाइब्रिडाइजेशन 5 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जहां पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास 3 बॉन्ड्स बनेंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन और 2 बॉन्ड्स एक्सियल, एक ऊपर एक नीचे, तो ये बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, सो ये आप उसके बाद 5 बॉन्ड्स यूज करेगा। 5 बॉन्ड यूज करने के बाद उसके पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनॉन के पास 8 है, तो वो बाकी के 3 बॉन्ड्स क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूज करेगा। ठीक है, तो इसके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे और ये हमारे पास आएगा इसका स्ट्रक्चर। So this is the structure of XeO3F2, और अगर अब आप इसमें काउंट करोगे टोटल कि कितने बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स हैं, तो टोटल आएगा आपके पास 8, क्योंकि बॉन्ड पेयर्स हैं 8 और लोन पेयर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पहले 5 सिग्मा बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड के साथ 3, यहाँ पे 5 बॉन्ड्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो सम टोटल ऑफ द बॉन्ड एंड लोन पेयर्स इज गोइंग टू बी 8। प्लीज गलती से यहाँ पे 5 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 8 है, 5 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। XeO4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल हैविंग x नंबर ऑफ p pi d pi bonds, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो अगेन आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। ऑलराइट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है p pi d pi बॉन्ड्स का जो नंबर है XeO4 में दैट इज गोइंग टू बी 4। अब अगेन इसको हम कैसे करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड कि p pi d pi बॉन्ड्स कितने फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जीनॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हम ढूंढेंगे, अगेन सेम ट्रिक को यूज कर सकते हो कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनॉन के, 6 इसके ऑक्सीजन के, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये टोटल कितना आएगा 24 और 8, दिस विल बी 32। 32 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन विल कम एज 4 एंड रिमाइंडर विल कम एज 0। सो स्टीरिक नंबर इज गोइंग टू बी 4। जब स्टीरिक नंबर 4 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप जीनॉन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड पहले 4 बनाओगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी क्योंकि sp3 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और बाकी के जीनॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब वो पाई बॉन्ड किस नेचर के हैं ये आपको बताना है कि वो क्या p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं या वो p पाई बॉन्ड्स हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। अब उसको चेक करने के लिए कि किस तरीके के बॉन्ड है, p पाई हैं या p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं, उसके लिए आपको इनके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो हमारे पास जीनॉन की जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 5s2 5p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मगर इसके बाद साथ में ग्राउंड स्टेट में हमने 5d भी लिखा है क्योंकि इसको बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं, और जब भी किसी भी एलिमेंट को बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो उसका ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड होना चाहिए या हाफ फिल्ड होना चाहिए।
ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, तो अब इसको ज़ीनॉन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे भी अभी हमारे पास कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? सिर्फ 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो इसको भी मूव करना पड़ेगा एक और ऑर्बिटल में, और हम फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे पहुंचेंगे। ठीक है, फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ये वाले जो 4 हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। प्लीज डू रिमेंबर, जो भी पाई बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ही सिग्मा बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, सो ये हमें पता लगता है बीबीटी से। ऑलराइट, सो हमारे पास ये 4 क्या फॉर्म करेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर जाएंगे, और ये जो 4 हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, दैट विल बी अ p, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेगा दैट विल बी डी। सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? p पाई d पाई बॉन्ड्स। सो हमारे पास टोटल 4 p पाई d पाई बॉन्ड्स बनेंगे XeO4 के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। गुड। So next हमारे पास है question number 11. The compound that contains maximum number of lone pairs is going to be IF7, XeF6, XeF4 और XeF2. So please पहले आप खुद से अपना आंसर चूज कर लीजिए। So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, IF7. अब ये कैसे है? Let us understand this. तो हमारे पास IF7 में आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हर एक फ्लोरीन का एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3। तो हर एक फ्लोरीन के एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने सातों के सातों यूज कर लिए 7 फ्लोरीन के एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। इसलिए आयोडीन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। हर एक फ्लोरीन के एटम के पास 3 लोन पेयर्स हैं। सो 3 into 7 will be 21. सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल बी 21। ठीक है, यहाँ पे जो जनरली बच्चे गलती करते हैं वो है कि वो सिर्फ सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स को काउंट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड के अंदर लोन पेयर्स बताने हैं, तो आपको फ्लोरीन के भी लोन पेयर्स को काउंट करना है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट XeF6 का देखेंगे। तो Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसने 6 को यूज किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फ्लोरीन के साथ, 2 बच जाएंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 एक लोन पेयर, फ्लोरीन के 3 लोन पेयर्स, तो 3 into 6 is going to be 18. टोटल नंबर विल बी 19। नेक्स्ट XeF4 पे, तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में ज़ीनॉन ने यूज किए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, और फ्लोरीन के अगेन हर एक फ्लोरीन एटम के 3, सो 3 into 4 विल बी 12, तो टोटल आ जाएगा 14। नेक्स्ट हमारे पास आ गया XeF2। XeF2 में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन यूज करेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 is going to be 3 lone pairs for xenon, और उसके बाद फ्लोरीन के 3 into 2 will be 6, so total is going to be 9. so सबसे ज्यादा lone pairs हमारे पास किसके अंदर होंगे? IF7 के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स पूछे जा रहे हैं या कंपाउंड के अंदर पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी। सो क्वेश्चन नंबर 12, in XeF2, XeF4 and XeF6 the number of lone pairs on xenon are respectively। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने आपको xenon पे lone pairs ढूंढने को कहा है, तो वो अब आप आसानी से ढूंढ सकते हो। उसके लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के साथ 2 यूज करेगा तो 6 बचेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आ जाएंगे। इस केस के अंदर यहाँ पे 4 यूज करेगा तो 4 बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 आएंगे। यहाँ पे 8 में से 6 यूज करेगा तो 2 बचेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। So the correct option is going to be D choice, that is 3, 2, 1.
मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो मैं चाहती थी वो ये था कि आप लोग इन सब के स्ट्रक्चर्स भी देख सकें और आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करके इनकी ज्योमेट्री और शेप को भी खुद से निकाल सकें. दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनकी सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले XeF2 है, तो XeF2 की जो शेप आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ लीनियर शेप. ठीक है, उसके बाद XeF4 इट विल बी अ स्क्वायर प्लेनर शेप, और उसके बाद XeF6 दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. राइट, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. यहाँ पे जो XeF6 है इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और एक लोन पेयर ये जो प्रेजेंट है वो इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. दिस इज अ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो ये इंपॉर्टेंटली बहुत फ्रिक्वेंटली आता है क्वेश्चन, इसलिए प्लीज थोड़ा सा केयरफुल अबाउट द शेप, द ज्योमेट्री, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. ओके, so हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज p pi बॉन्ड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन XeO3 SO4 2 नेगेटिव SO2 ऑल ऑफ दिस. सो हमने अब ऐसे बहुत सारे अब क्वेश्चंस कर लिए हैं, सो आई होप कि आप लोग इसको खुद से जल्दी से कर सकेंगे. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज सी चॉइस. और अगर आप देखोगे, अगर अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ के आप बॉन्डेड ढूंढोगे कि क्या क्या हो रहा है, तो यू विल फाइंड कि SO2 के अंदर p pi और p pi d pi बॉन्ड्स दोनों प्रेजेंट होंगे, जबकि XeO3 और SO4 2 नेगेटिव में सिर्फ p pi d pi बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. SO2 का आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखा देती हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, इट विल बी अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, सो आई वुड वांट कि आप इसको खुद से करिए. अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू पीपल. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. XeO6 4 नेगेटिव इज ऑक्टाहेड्रल whereas XeF6 is disordered because fluorine is more electronegative than oxygen. Xenon has a lone pair in XeF6. XeF6 is neutral whereas XeO6 4 negative is anionic. XeF has more ionic character. ठीक है, तो दोनों की ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है या शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो वेल आई होप कि आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है बी. जीनॉन की XeF6 के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, हमने अभी उसकी ज्योमेट्री भी देखी. ठीक है, तो हमारे पास XeF6 में, लेट मी शो यू ज्योमेट्री वंस अगेन. तो ये XeF6 है जिसके अंदर एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप थी एक लोन पेयर की प्रेजेंस से. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 फ्लोराइड ligands and one lone pair in XeF6, the structure lacks a perfect octahedral geometry and is disordered. तो इस लोन पेयर की वजह से, अगर ये लोन पेयर ना होता, ये 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा होता, ठीक है, तो वो एक ऑक्टाहेड्रल शेप थी. मगर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है और उसकी वजह से ये ऑक्टाहेड्रल ना रह के एक डिस्टॉर्टेड या डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. और अगर आप XeO6 का स्ट्रक्चर बनाओगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, सो यू विल सी कि XeO6 4 नेगेटिव के अंदर जीनॉन के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा. और अगर 6 के 6 बॉन्ड्स हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वेल दैट इज गोइंग टू बी sp3d2 एंड इट विल बी अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ओके, it will be an octahedral shape also. Perfectly fine. I hope कोई confusion नहीं है. Good. So ये हमारे पास octahedral shape है. If you have any confusion still. So ये octahedral will be for XeO6 4 negative and XeF6. बहुत importantly, please याद रखना, this is a distorted octahedral. So moving on to the last question. ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है आप अभी अंडरस्टैंड करोगे. क्वेश्चन कहता है कि द स्पीशीज विच एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर Xe, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF4 एंड XePtF6. तो आपको इनमें से बताना है कि रूम टेम्परेचर पे कौन से सॉलिड हैं.
और यहाँ पे जो आपको टेस्ट किया जा रहा है वो है कि आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि सब बच्चे रिएक्शंस को याद कर लेते हैं और इन बिटवीन जो लाइंस लिखी होती हैं उनको अच्छे से रीड नहीं करते, और ये उसी रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 5 सॉलिड्स हैं। कैसे हैं, लेट अस सी दैट। सो सबसे पहले हमारे पास है जीनॉन। तो जीनॉन एक नोबल गैस है, तो जीनॉन क्या होगा, एक गैस होगा। ठीक है, उसके बाद XeF2, XeF4 और XeF6 अगेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जबकि XeO3 एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है। ये मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था। इसी वजह से हम उसको SiO2 के साथ जब रिएक्शन हो जाता है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है, तो हम इसको XeF6 को हम ग्लास कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं, उसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये XeO3 कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड फॉर्म होता है। XeOF4 एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, और XePtF6 एक रेड कलर का सॉलिड है, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक रेड कलर का कंपाउंड मेंशन्ड है वो। ओके, और सिमिलरली O2PtF6 is also a red color compound. So ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि अपार्ट फ्रॉम जीनॉन जो कि एक गैस है और XeOF4 जो कि कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है, बाकी के सब सॉलिड्स। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5 सॉलिड्स वी हैव, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आप लोगों ने इस लेक्चर में बहुत कुछ गेन किया, और अगर आपके एग्जामिनेशन में अब नोबल गैस के कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। बट माई लास्ट रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जरूर रीड कीजिएगा। हमने अपनी लेवल बेस्ट कोशिश किया है कि सारे एनटीए मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू आपकी एक अच्छी से रिविजन हो जाए, बट स्टिल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, डिटेल्ड कोर्सेज आने वाले हैं, सो प्लीज उनको मिस ना करें। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमने आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर कौन सा पोस्ट किया है। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।